हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। हम लोग बात करने वाले हैं आज हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पार्ट नंबर 17। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड मैं आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ। एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिए, बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगा। और जो जिनको टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है वो जाके चैनल का नेम जो है सर्च कर लीजिए, एज इट इज़ जो चैनल का नेम है आपको वहाँ से खुल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF वगैरह वहीं पर मिलता है, और क्यूज वगैरह भी वहीं चलाता हूँ। कल आपका मैं संडे टेस्ट नंबर 2 किया था रात को 9 बजे, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सारा भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम आते चैनल से जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 17 आज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के विकास और उससे रिलेटेड कुछ कुछ जो भाषाएं होती है उससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपको हर एक एग्जाम में, तो इसे भी पता होना चाहिए। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी बोली है वह छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका डी हो गया। क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ से कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है। तो यहाँ से देखा जाए स्लाइड में, तो पश्चिमी हिंदी के का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी जो है प्राकृत परंपरा में है ना, पूर्वी हिंदी जो है प्राकृत परंपरा में है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो पूर्वी और पश्चिमी के बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आता है: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कनौजी और बुंदेली। ओके, तो इसको याद रखिएगा। 5 भाषा आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मात्र 3 भाषा आता है। तो देख लीजिएगा, अवधी, यहाँ कॉमा होना चाहिए, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यही 3 भाषाएं हैं, शाखाएं हैं। बोलिए यही सारा पश्चिमी पूर्वी हिंदी का और पश्चिमी हिंदी का 5 है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी दोनों का सारा बता दिया। याद रखिए, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि कौन पूर्वी हिंदी में नहीं है तो कौन पश्चिमी हिंदी में नहीं है। खड़ी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, यह सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 शाखाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों याद रखिएगा। ओके, आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया पूर्वी हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, या निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है। अभी आपने पढ़ा ना, अभी आपने पढ़ा सारा पश्चिमी हिंदी याद आ रहा है। ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली सब था, बघेली भाषा नहीं था। बघेली जो था सिर्फ पूर्वी हिंदी का था। कहाँ था? बघेली जो भाषा था आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखा गया था। याद है आपको? छत्तीसगढ़ी जो था सो बघेली और अवधी, 3 जो है से आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत था। तो यानी कि पश्चिमी हिंदी में नहीं है बघेली। ओके, चलिए क्लियर ना। अगला स्लाइड में देख लीजिए, फिर से वही स्लाइड में लिया हूँ जो प्रीवियस स्लाइड था। तो यही सारा है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखी जाती है और 5 भाषाएं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 1918 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के द्वारा। महात्मा गांधी जी और एनी बेसेंट, आपको पता है ना एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जी के द्वारा जो है और महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार महासभा का किया गया था गठन, और 1918 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में। कहाँ देखने को मिलेगा? चेन्नई में देखने को मिलेगा। ओके, आंसर में अगर मैसूर नहीं होगा, अगर मद्रास भी रहेगा तो उसको भी टिक लगा लीजिए ना, क्योंकि चेन्नई का जो है से पुराना नाम मद्रास ही था। तो अगर मद्रास देंगे तो भी टिक लगा लीजिएगा। देख लीजिएगा एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं कि कुछ समय तो नाम चेंज किया नहीं गया था। ओके, तो समझ गए। तो मद्रास वगैरह भी होगा तो डाल सकते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी पहले चलता था। ओके ना, तो चेन्नई होगा आंसर। 1918 में इसको फॉर्म किया गया था। इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हिंदी भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा जो है इसका विकास कैसे कैसे हुआ है। प्राकृत सबसे पहले आया था, अपभ्रंश, हिंदी, फिर उसके बाद पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, या फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर हिंदी। देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और इस पर एक क्वेश्चन और आएगा, क्या आएगा? एक क्वेश्चन और आएगा, वहाँ पे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि हिंदी भाषा के एक्चुअली विकास किस भाषा से हुआ है। तो फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रख लीजिएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये से विकास हुआ है। पाली से प्राकृत बना, प्राकृत से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से आया हिंदी। अभी बताया था ना कि जो है आपका अपभ्रंश जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकला हुआ है हिंदी। अभी याद आ रहा है पिछला स्लाइड, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकला हुआ है। तो वही सारा यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यही जो है सही ऑर्डर होगा। यही है हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। हिंदी जो है आर्टिकल 343(1) में आता है, संविधान का देखिएगा। ओके, आर्टिकल 343(1) इसी में हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, याद रखिएगा। हिंदी भाषा हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है।
कोई भी नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा भारत का नहीं है, इसको याद रखिएगा। अलग अलग जगह पे अगर गलत दें ऑप्शन दें तो उसको टिक मत लगा लीजिए कि हाँ राष्ट्रभाषा हिंदी है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है इंडिया का। आर्टिकल 343(1) बोलता है कि आपको हिंदी में सारा कामकाज करना है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया था, आपको पता होगा। और वर्ल्ड हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो मतलब वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है से किस भाषा का वर्णन है। अब 351 आ रहा है, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना सारा तो मतलब पता होगा कि जैसे हिंदी से ही कुछ रिलेटेड होगा। तो उच्चतम न्यायालय की भाषा बोला जा रहा है, पत्राचार की भाषा होता है, हिंदी विकास के लिए निर्देश है और संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा तो आप लोग ऐसे ही काट सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 343(1) अभी मैं बता दिया था, तो डी ऑप्शन ऐसे कट के बाकी 3 बचा। तो देखिए जो आर्टिकल 351 है वो बताता है कि आपको हिंदी भाषा में जो है से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। क्या करना है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। तो उसी के विकास के लिए जो है से हम लोग आर्टिकल 351 में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा का विकास के निर्देश जो है आर्टिकल 351 में देखने को मिलेगा। एज ऑफिशियल लैंग्वेज संघ की राजभाषा 343(1) में आएगा। क्लियर? चलिए क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ब्रज भाषा क्या है? चलिए, अब ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में आता है, बिहारी, पहाड़ी या पूर्वी हिंदी। याद आ रहा है? ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अभी मैं तो बताया था कि पूर्वी हिंदी मात्र 3 आता है, अवधी आता है, बघेली आता है और एक कौन था? छत्तीसगढ़ी। ओके ठीक है, तो यही आता है। तो ब्रज भाषा किस में आया था? ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं आपको ना, अच्छा से देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कहने का मतलब है ना, मैं आज टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लिया कीजिए। आज देखिए मैं अगर हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो आज बहुत सारा चीज़ मैं सर्च करता हूँ, तो जब सर्च करता हूँ तो जो उच्चारण स्थान है मैं सारा मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्या सारा उच्चारण स्थान में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम पे य र च ज ट फिर मूर्धन्य न क ख। तो कंठ कौन से है? जिसका उच्चारण कंठ से होगा उसको हम लोग कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। अब थोड़ा सा स्लाइड में देख लीजिए कि किसका किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यहाँ से 1 से लेकर 5 तक मैं बताया हूँ, और बाकी सारे जो हैं कुछ कुछ आपको अलग देखने को मिलेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन वहाँ से बने हैं। तो याद रख लीजिएगा। जी क्या है यह, देखिए यह से क्या पूछा गया था आपसे, तो भूल भी जाता हूँ। क्वेश्चन क्या था? कंठ ध्वनियाँ ना। चलिए कंठ ध्वनियाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जिसका उच्चारण कंठ से होता है तो अ आ हो गया, अ आ क ख ग अंग हो गया, और ह और जो ह है और अ, इसका उच्चारण स्थान आपका देखने को मिलेगा आपको कंठ से, है ना। चलिए ये सारा उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तालाबे स, मूर्धन स, दन स, ये सब ह जो आता है उष्म व्यंजन में आता है। य र ल और व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ उच्चारण स्थान लिया गया है ना। तालाबे स, मूर्धन स, दन स, ये सब आपका उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो ये सभी क्वेश्चन कभी बनता है, मैं तो पहले बताया हूँ ना। तो ये सब क्या आता है? कंठ में आता है। बाकी सारा देख लीजिएगा। तालु से उच्चारण स्थान होता है च छ ज झ इयां, यानी कि चौवर का उच्चारण स्थान डायरेक्ट होते हैं तालु से। टवर का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तवर का उच्चारण स्थान दंत से होता है। पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और उसमें हर्षुकार, ध्रुवकार याद रखिएगा, लिरी याद रख लीजिएगा, हर्षरी ये सब याद रख लीजिएगा। उसके बाद बड़ी छोटी याद रख लीजिएगा, और इसमें स्वर में अ और आ। तो इतना सारा का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंठ का उच्चारण स्थान, तो कवर जितना है, कवर के अलावा अ आ और ह और ये सारा कंठ का था। तो देख लीजिए कहाँ आपको यह है, तो क और ख है, तो क और ख को लगा लीजिए, यही कंठ ध्वनियाँ के आते हैं। बाकी सारा मैं और चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी देख लीजिएगा अच्छे से, PDF और जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा ना, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ से मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा उसको मूर्धन्य व्यंजन कहिए। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कि मूर्धा से उच्चारण स्थान किसका था? तो मूर्धा से आपको उच्चारण स्थान था टॉवर का। किसका? टॉवर का था, और उसमें हर्षरी भी था। क्लियर? तो टॉवर लगा लीजिए। ट ठ ड अगर होगा तो उसको देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ट ठ ड है तो यहाँ है ट ठ ड ढ। ओके, तो यही सारा है। इसको मूर्धन्य से होता है। ऐसे मूर्धनी ना आपको पता है ना, मूर्धनी ना। चलिए, तो मूर्धन्य व्यंजन आ जाता है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अब हिंदी ग्रामर का तो बहुत बड़ा पोर्सन है। अब क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन मैं आपको पहले ही पढ़ाया था कि जिनको बोलने में कम समय लगता है उसको अल्पप्राण बोलते हैं, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको महाप्राण बोलते हैं। क ग द, इसके बाद थ ध फ भ या फिर अ, क्या लेना चाहिए?
तो देख लीजिए थोड़ा सा अल्पप्राण और महाप्राण होता क्या है, पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ। भाषा विज्ञान में देखिएगा अल्पप्राण व्यंजन वह होता है जिन्हें आप बहुत कम वायु प्रवाह के साथ बोलते हैं, यानी कि बोलने में जो है मुंह से हवा बहुत कम निकलता है, ठीक है। जैसे कि क ग हो गया, ज और प हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ से क ग देख लीजिए यहाँ से, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लेटर जो होता है, फर्स्ट और थर्ड लेटर वो आपका होता है। ओके, तो वही होता है, फर्स्ट और थर्ड लेटर होता है वो अल्पप्राण में आता है। और यहाँ से देख लीजिएगा ख हो गया, घ हो गया, झ हो गया, फ हो गया, ये सारा जो है से जो जिसका उच्चारण होता है सेकेंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग महाप्राण के नाम से जानते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं ना है। फर्स्ट वर्ण और थर्ड वर्ण जो होगा वो आएगा आपका अल्पप्राण, और सेकेंड और फोर्थ जो आएगा वो होगा महाप्राण। ओके, देख लीजिएगा। दिक्कत हो रहा है क्या, लिख देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। जैसे क है, ख है, ग है और घ है, तो इसका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, अब ये फोर्थ हो गया। तो सेकेंड और फोर्थ हो गया ख और घ, ख और घ, ये हो गया आपका महाप्राण। और जो फर्स्ट और थर्ड है यानी कि क और ग, ये हो गया अल्पप्राण। ओके, तो इस तरह से सारा देख लीजिएगा, जितना भी पंचमाक्षर होता है सब में ऐसा ही रूल लागू होता है। तो फर्स्ट और थर्ड देख लीजिएगा अल्पप्राण होता है ना, अल्पप्राण, यानी कि पोजीशन क्या होना चाहिए अल्पप्राण का, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड होता है। तो गिन लीजिए क और ग जो है से थर्ड स्थान पे आता है, बाकी त थ द ध सेकेंड 2 और 4 है, ये भी देख लीजिएगा, प प भी 2 4 है। ओके, तो देख लीजिएगा यहाँ से क और ग आ गया अल्पप्राण में। इस तरह कुछ कुछ रूल्स होता है, तो इसको याद रखिए। हिंदी भाषा में उतना टेंशन तो लेना नहीं है, मैंने इतना चीज़ पढ़ा दिया हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ब्रज भाषा हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया है ना, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खड़ी हिंदी बोली है, यानी कि जो हिंदी खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। मैं बोला था ना कि अभी जो हिंदी बोली है, जो खड़ी बोली, वह जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, तो इसको याद रख लीजिएगा। वही स्लाइड से क्वेश्चन बना है, बोला था वहाँ से कि क्वेश्चन आएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। हिंदी की आदि जननी है, अब देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्या है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आपने देखा था कि अभी मैं जब हिंदी का विकास बता रहा था तो सबसे पहले क्या लिखा गया था, वहाँ पे लिखा था पाली। क्या लिखा था, पाली लिखा गया था। उसके बाद था आपका पाली के बाद क्या बना था, पाली के बाद बना होगा आपका प्राकृत। क्या बना होगा, पाली के बाद प्राकृत बना होगा। उसके बाद बना होगा आपका अपभ्रंश। क्या बना था, अपभ्रंश। और उसके बाद हिंदी बना था ना। तो एक्चुअली विकास हुआ था, लेकिन इससे पहले भी संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। तो इसका आदि जो भाषा है ना, क्या है, आदि भाषा जो है संस्कृत ही है हिंदी का, आंसर इसलिए संस्कृत होगा। विश्व की जितनी भाषाएं हैं अगर संस्कृत सीख लीजिएगा ना, सबका जन्य संस्कृत ही है। संस्कृत सीख गए तो विश्व का कोई भी भाषा को आप सीख सकते हैं, तो यही संस्कृत है आपका। ओके, संस्कृत का लिपि देवनागरी होता है ना, संस्कृत का लिपि देवनागरी होता है। चलिए ओके, चलिए बहुत सारा भाषा का देवनागरी लिपि बताया था, रिवाइज कीजिए आप लोग। और उर्दू का भाषा, उर्दू भाषा होता है, देखिए कहीं उर्दू देखिएगा तो अरबी फारसी भी अगर रहेगा तो ऑप्शन लगा लीजिएगा, नहीं तो नास्तालिक भी लिखता है कहीं कहीं ना। चलिए, सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यही सारा है, हिंदी की आदि जन्य संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचा, उसके बाद हिंदी बना। यही नहीं बताया था आपको, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, यही है ऑर्डर है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासिक के व्यंजन कौन सा है। अभी जो इसका उच्चारण नासिक से था, देखिए कुछ 5 स्लाइड तक वहाँ बताया था और आगे बताता हूँ। देखिए जो नासिक व्यंजन में आता है, क्या आता है, जो नासिक व्यंजन में आता है वहाँ यहाँ से देख लीजिएगा, नासिका से ई आता है। क्या आता है, ई आता है। और जो वह था वहाँ बताया था आपको, ओके, उस संयुक्त व्यंजन, उस व्यंजन य र ल व, ओके, तो उसमें दंतोष्ठ से होता है वह का उच्चारण, तो एक ही दंतोष्ठ से है वह, तो यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, चलिए क्या हो गया, इया लगा लीजिएगा ना, जितना सारा वर्ड देखा इसको थोड़ा सा ना याद कर लीजिएगा। मैं पूरा स्लाइड जो है प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब 1 से लेकर 9 तो डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर डाउनलोड करके थोड़ा सा ना सेव करके रखा कीजिए कोई चीज़ को। सबका ना एक फाइल वगैरह बना लीजिए, उसमें रख लीजिए कि मेरा हिंदी का है, मेरा इंग्लिश का है, इसमें रख लेना है सारा। सबका PDF में प्रोवाइड करा चुका हूँ ना। तो देख लीजिएगा, नासिका से उच्चारण स्थान इया का होगा ना, क्या होगा, इया का होगा। और इया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, क्या हो गया आपका, इया से। ओके, तो इया का उच्चारण स्थान नासिक से, बाकी सारा देख लीजिएगा अच्छे से।
ए और आई का कंठ तालु से होता है। ए और आई, तो ये आ गया, ए और ए का उच्चारण स्थान किससे हो गया, कंठ तालव्य से इसका उच्चारण स्थान है। तो यही सारा है, देख लीजिए यहीं से पीछे तो लिखा हुआ था। ओके, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। ऐसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उच्चारण स्थान, और सारा मैं प्रोवाइड पहले भी करा चुका हूँ, फिर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। अयोगवाह, देखिए क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बताया था कि जो अंग होता है और अ होता है, अंग और अ, इसका मात्रा ऐसे लगता है अंग और अ, तो अंग और अ जो होता है उसको आचार्य किशोरीदास जो शुक्ल हैं उनके द्वारा अयोगवाह कहा गया है। तो इसको पकड़ लीजिए, अ, अंग और अ, यही होगा आपका अयोगवाह। ओके, अब अ जो देखने को मिलता है स्वर अ, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है ना, तो मात्रा इसका होता नहीं है। कभी क्वेश्चन पूछे कि इसमें से किस स्वर का कोई मात्रा नहीं है, तो अ का मात्रा नहीं होता है, आ का सिर्फ एक लाइन होता है। ओके, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ण अमानक है। मानक और अमानक वर्ण आपको पता होना चाहिए। देखिए मानक वर्ण होता है जो अभी वर्तमान में हिंदी भाषा में आप लोग यूज़ करते हैं, उसको मानक बोलते हैं। ये क्वेश्चन गड़बड़ है यहाँ से ना, ये क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ लिखा गया है। अमानक वर्ण इशारा घ, म, ध और घ अभी भी आप अभी भी यूज करते हैं हम लोग, कोई भी अमानक इसमें नहीं है। अमानक वर्ण क्या होता है, जो पहले आप लोग यूज करते थे लेकिन वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। अब चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, जैसे आप लोग भ ऐसे लिखते थे, भ ऐसे टाइप से लिखते थे, कुछ भ, झ ऐसे लिखते थे, ऐसे मतलब एक झ ऐसे भी लिखा जाता था। तो इस तरह के वर्ण जो होता है ऐसे झ टाइप से कुछ, तो उसको जो है अमानक वर्ण बोला जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो लिखते थे वह अमानक टाइप से आता है, क्या आता है, अमानक वर्ण में आता है। ऐसे हमको याद है कि ऐसे लिखा जाता था पहले झ टाइप से, तो उसको अमानक वर्ण बोला जाता है। ओके, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, अमानक वर्ण ऐसे लिखा जाता है ना, इसको याद रखिएगा, यही अमानक वर्ण का एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए तब सही होता है, लेकिन गड़बड़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड तो खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है। देखिए क ऐसे नीचे अगर बिंदु होना चाहिए सबके नीचे, जहाँ क्वेश्चन में आते हैं गड़बड़ लिखे थे, ज और फ ना नीचे बिंदु होना चाहिए। क, ज, फ और ये सब जो ध्वनियाँ हैं वह आपका अरबी फारसी की ध्वनि है। क्या है, अरबी फारसी की ध्वनि है। और एक भाषा देखिएगा ऐसे लिखा जाता है आ, ये इंग्लिश का अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, अंग्रेजी का है, अंग्रेजी, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। अंग्रेजी का यह जो है से शब्द है, यह भाषा मतलब अक्षर है आ, ऐसे ऊपर में आप देख लीजिएगा। तो अरबी फारसी से है क, ज, ख, ग, ज, फ, नीचे सबका बिंदु है ना। चलिए तीसरा ध्वनि क्या है, अरबी फारसी से आया है। बाकी आज अगर पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन सा है, अघोष वर्ण और घोष वर्ण मैं पहले भी बता चुका था। चलिए आज फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अघोष वर्ण होता है कि जिसे कि आप लोग जिस वर्ण को मतलब उच्चारण करने में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होता है उसको आप लोग अघोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष वर्ण बोलते हैं। ओके, और जिनके बाद स्वर तंत्र झंकृत होता है उसको आप लोग घोष वर्ण बोलते हैं। तो जितना भी होता है, जितना भी दो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड, क्या आता है, फर्स्ट सेकेंड जो होता है से अघोष होता है, फर्स्ट सेकेंड जो होता है अघोष होता है, और उसके बाद जो दो होता है वह होता है घोष होता है। क्या बोला, फर्स्ट और सेकेंड पंचमाक्षर पढ़े हैं ना, तो फर्स्ट और सेकेंड अघोष हो जाएगा, और थर्ड और फोर्थ जो होगा से आपका देखने को मिलेगा घोष हो जाता है ना। चलिए इसको पता होना चाहिए, घोष और अघोष यही अंतर है दोनों में, देख लीजिएगा। बाकी किसी तरह का तलाबे सा, मूर्धन सा, दंश सा हो, सारा जो है से अघोष में आता है ना, तो इसको याद रख सकते हैं। कोई भी सा होगा, मूर्धन दन सा है, तलाबे सा है, और मूर्धन सा अगर आएगा, ओके, तो सारा का जो है से अघोष वर्ण के अंतर्गत ही आता है। जबकि जो यहाँ जो दिख रहे हैं वो भी घोष वर्ण के अंतर्गत है। सब तो लिखा हुआ है, पहले दो जो वर्ण है वह घोष अघोष आएगा, बाद में दो जो होता है सो घोष होता है। ओके, क ख ग छ जो लिखा हुआ है सब तो लिखा हुआ है, आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, क्लियर। तो देख सकते हैं आप लोग अघोष वर्ण कौन हो गया, फर्स्ट और सेकंड जो होता है वह होता है आपका अघोष, और फर्स्ट और सेकंड होगा अघोष, और कोई भी स आएगा, स जो आता है तलाबे स हो, मूर्धन सा हो, ये दंश सा है, मूर्धन सा हो या फिर दंश सा हो, वो सारा का सारा अघोष में आएगा। तो यहाँ पे मार टिक लगा लीजिएगा, दंश, इसको दंश बोलते हैं। क्लियर, स्लाइड को देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से।
ज्ञ किन, ज्ञ जो है समझिएगा छ और ज्ञ पढ़ते हैं आप लोग, वह ज्ञ किन दो वर्णों का संयोग से बना है? इसको आप लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन संयुक्त व्यंजन है? समझिएगा छ है, उसके बाद आपका त्र आता है, उसके बाद ज्ञ, अब एक स्र, ये वाला स्र, श्रमिक जो होता है, ये सारा जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, आपको पता होगा। तो देखिए आपको ज और यहाँ से मिलकर बना है। क्या मिलकर है? ज और यहाँ से मिलकर बना है, और ज यहाँ पे भी है, तो क्या टिक लगाएं? तो ज और यहाँ इसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ज पूरा लिखा हुआ है, आधा ज होता है, ज हलन प्लस यहाँ ही इसका सही आंसर होगा। देखिए ऐसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो ज हलंत और यहाँ आधा ज और यहाँ होगा, तब जाके ज्ञ बनेगा। ओके, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, यानी कि भाषा कैसे बनता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कोई भी सेंटेंस वगैरह पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर जो होता है से ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है से आपका सेंटेंस बनता है जो कि मीनिंगफुल दे। तो क्या बनेगा? तो देखिए सबसे पहले छोटी ध्वनि आता है वर्ण, उससे शब्द बनता है, उसके बाद पद बनता है, उसके बाद पद से वाक्य बनता है। तो सही ऑर्डर डी होगा ना। ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि क्या होता है? वर्ण होता है, फिर ध्वनि शब्द बनता है, फिर पद बनता है, पद में 2-4 वर्ड मिलकर, और उसके बाद बहुत सारा वर्ड अगर मिला दीजिएगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ओके, मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है आपको देखने को मिलेगा पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति कैसे लिखते हैं आप लोग? देखिए यहाँ से उन्नति, उन्नति, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा ना, उन्नति ऐसे लिखाता है। ओके, चलिए ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद बताना है। ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मा अस्त्र ऐसे, या फिर ब्रह्मा अस्त्र या फिर ब्रह्मास्त्र, क्या होना चाहिए? देखिए ब्रह्मास्त्र का जो है आपका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा प्लस अस्त्र ना, इसमें दीर्घ संधि आता है। संधि का वीडियो प्रोवाइड कराना है, लेकिन इतना सारा आप लोग को मटेरियल में डेली प्रोवाइड कराना हो कि संधि के वीडियो आ नहीं पा रहा है। ओके, डेली 2-2 वीडियो अपलोड करना, प्लस संडे का भी काम करना होता है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है ना जी। तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र आता है ब्रह्मास्त्र। ओके, लेकिन प्रोवाइड जल्दी कराता हूँ तो कहिए कि अब प्रोवाइड कराऊंगा तभी बोलेगा, इसे तो बीच में बोल नहीं रहा हूँ। तो ब्रह्मा प्लस अस्त्र होता है, इसमें दीर्घ संधि लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि जो वातानुकूल है, क्या है? वातानुकूल है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाता प्लस अनुकूल, वाता प्लस अनुकूल, वात प्लस अनुकूल, फिर वाता प्लस अनुकूल कैसे? तो देखिए वात तो होगा नहीं। ओके, तो देख लीजिएगा यहाँ से वाता प्लस अनुकूल होगा, वाता प्लस अनुकूल होगा। वाता प्लस अनुकूल ये भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी ऊ है तब छोटी ऊ है ना, लेकिन यहाँ पे पहले छोटी ऊ है तब बड़ी ऊ है। तो ऐसे ऑर्डर भी देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, वातानुकूल का संधि विच्छेद। संधि समास, ये सब टॉपिक ऐसे से हैं, वाक्य क्वेश्चन आएगा ही। नीलकमल में कौन सा समास है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नीलकमल में आपको देखने को मिलेगा कर्मधारय समास। ओके, नीलकमल, नीलकमल जिसमें बताया था ना कि विशेषण और विशेष्य का उपबंध होता है। जैसे कि नील क्या है? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अब ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य का जहाँ उपबंध होता है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। नीलकमल बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। सागपात में कौन सा समास है? तो मैं बताया था कि सागपात में द्वंद्व समास है। दोनों, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। द्विगु पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययभाव समास होता है, जिस समास का क्या होता है? जिस समास में आप लोग देखने को मिलेगा पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास में देखने को मिलेगा आपको वही, अभी विशेषण का उपबंध बताया, वो होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्यादान में कौन समास है? तो कन्या का दान क्या होगा इसका? कीजिए आप थोड़ा सा, कन्या का दान समास विग्रह। तो काके की आता है तो यहाँ से तत्पुरुष समास आ जाता है। क्या आता है? तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास टोटल 6 भेद होता है ना, ऐसे समास का भी टोटल 6 भेद होता है। 4 तो यहाँ दिख रहा होगा, बाकी एक बचा अव्ययी भाव और एक द्वंद्व, लगा लीजिएगा, यही 6 रूप होता है। ओके, और तत्पुरुष समास का भी टोटल 6 होता है। विभक्ति चिन्ह पढ़ाए थे ना, देखिए जाके समास के वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा प्लेलिस्ट जितना भी प्लेलिस्ट होता है सबका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी, विद्या का अर्थ विद्या को ग्रहण करने वाला, तो फिर वही तत्पुरुष समास आ जाएगा, काके की लग रहा है। ओके, तो समास वगैरह कीजिए और आराम से पता कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खत्म। यही सारा कुछ क्वेश्चन था आज मैं डिस्कस किया आपके साथ। अब देखिए शाम को झारखंड का वीडियो आएगा कि नहीं, इस पर अब थोड़ा सा शक लग रहा है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है। ओके, तो नहीं आ पाएगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, क्योंकि आज मुझे काम है तो मैं अब बाहर अभी निकलने वाला हूँ। तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।